इवनिंग एवरीवन। मैं हूं आपके साथ अंकिता चंद्रा और एक बार फिर से मैं आप तमाम दर्शकों और फॉलोअर्स का हमारे इस लाइव सेशन में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और आज का जो हमारा विषय है वो जुड़ा हुआ है कि आईवीएफ फेल्ड होने के कारण क्या होते हैं। आखिर किन कारणों से जो आईवीएफ की साइकिल है वो असफल हो जाती है। क्या इसके पीछे कोई जेनेटिक रीजंस है या एज इसमें एक बड़ा फैक्टर प्ले करता है। इन्हीं चीजों को आज हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर एक कपल इनफर्टिलिटी का सामना करता है तो इस समस्या का समाधान उसे आईवीएफ की ओर ले जाता है। लेकिन जब आईवीएफ की भी साइकिल फेल होने लगती है तो कहीं ना कहीं एक मेंटल तौर पर वो कपल परेशान हो जाता है। तो आखिर ऐसा ना हो उसके लिए कपल को क्या करना चाहिए, क्या वो प्रिकॉशनरी मेजर्स है जो लेने चाहिए, ये भी हम जानेंगे और समझेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे डॉक्टर कल्याणी श्रीमली। डॉक्टर कल्याणी, बहुत बहुत आपका एक बार फिर से हमारे इस लाइव सेशन में स्वागत है। जी नमस्ते, कैसे हैं आप सब? बिल्कुल, हम लोग एंड सब थैंक यू ठीक सो है। मच कृतिका, वापस से एक बार मुझे इनवाइट करने के लिए। सो आई एम ग्लैड दैट वी आर कनेक्टिंग ऑन दिस प्लेटफॉर्म एंड हम दोनों मिलके जो है लोगों को या हेल्प कर पा रहे हैं टू अंडरस्टैंड व्हाट फर्टिलिटी इज और क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है करके। ओके, ओके, या मैम, माय नेम इज अंकिता। सॉरी 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 अंकिता। तो जैसे आज का हमारा विषय है कि आखिर किन कारणों से जो आईवीएफ है वो फेल हो जाता है, यही हम आपसे जानेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आईवीएफ क्या है और इसका ये पूरा जो प्रोसीजर है वो क्या है। ओके, सो सबसे पहले अगर हम बात करें, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि बिफोर हम ये बात करें कि फेलियर क्या है, फर्स्ट हमने ये समझना चाहिए कि आईवीएफ होता क्या है। आईवीएफ जो हम इंग्लिश में बोलते हैं, इट इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो यानी हमारे बॉडी के बाहर एक बेबी का फर्टिलाइजेशन हो रहा है या एक एम्ब्रियो बन रहा है। जब इन विवो बोला जाता है तो उसका मतलब कि वो हमारे बॉडी के अंदर बन रहा है करके, ठीक है। या इसको आईवीएफ के नाम से जाना जाता है। अगर हम हिंदी में बात करें तो उसको बेबी ट्यूब या टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से जाना या जाता है। और आईवीएफ में हम एक प्रक्रिया करते हैं जिसको हम एडवांस आईवीएफ बोलते हैं, जिसको हम इक्सी बोलते हैं, दैट इज इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। सो कॉमनली ये सारे टर्म्स होते हैं जो यूज होते हैं जब हम आईवीएफ या टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। ज्यादातर जो हमारे ऑडियंस है, अगर वो हिंदी भाषा को समझते हैं तो उनके लिए सबसे कॉमन होता है बेबी ट्यूब। यानी कि जब मेरे पास भी पेशेंट्स आते हैं, मैं उनको बोलती हूँ कि आपको आईवीएफ की जरूरत है, उनको नहीं समझ में आता है। पर जैसे ही हम बोलते हैं कि बेबी ट्यूब की जरूरत है या टेस्ट ट्यूब बेबी की जरूरत है, वो समझ जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं ये क्लियर करना चाहूंगी कि बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कि टेस्ट ट्यूब बेबी यानी कि हमारा बेबी एक टेस्ट ट्यूब में बन रहा है, जो या बहुत ही गलत है। इट इज नॉट कि वो टेस्ट ट्यूब में बन रहा है। एक राउंड कलर की, राउंड जैसी एक पेट्री डिश होती है जिसके अंदर ये प्रोसेस किया जाता है और बेबी को वो जगह दी जाती है ग्रो करने के लिए, विच इज बहुत ही टेम्पररी टाइम के लिए होता है, ठीक है। नाउ कमिंग टू द आईवीएफ प्रोसीजर कि ये क्या होता है। सो आईवीएफ यानी कि हमारे बॉडी के अंदर जो बेबी बन रहा है या फर्टिलाइजेशन हो रहा है वो फेलोपियन ट्यूब में बनता है, ठीक है। अगर आप या रिकलेक्ट करेंगे, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं कोई भी महिला के, यूट्रस होता है जिसको अपन गर्भदान बोलते हैं या तो गर्भाशय की थैली बोलते हैं, जो कनेक्टेड होते हैं फेलोपियन ट्यूब से या नली बोली जाती है। और हमारे अंडकोश होते हैं ओवरी, यानी ये अगर हमारी ओवरी है तो यहाँ पे ट्यूब कनेक्टेड है जो हमारे यूट्रस के साथ कनेक्टेड है करके। नेक्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू कीप इन माइंड टू गेट द बुक्स, ताकि मैं ये डायग्राम बता सकूं करके। अनफॉर्चुनेटली मैं घर पे हूँ, मेरे पास यहाँ पे बुक्स अवेलेबल नहीं है। बट फिर भी जो लोगों ने आईवीएफ किया है उनको इस बारे में जानकारी होगी कि यूट्रस, ट्यूब्स और ओवरी होती है। अब जब भी हमारे अंडकोश के अंदर से अंडे बनते हैं और वो अंडा रिलीज होके हमारे ट्यूब में जाता है, वही टाइम पे स्पर्म्स ट्यूब में आते हैं। ये अंडा और ये जो शुक्राणु होते हैं ये आपस में मिलते हैं और ये हमारा भ्रूण बनता है या हमारा एम्ब्रियो बनता है जो एक फेलोपियन ट्यूब में बनता है। वहां से ये हमारा भ्रूण ट्रैवल करके यूट्रस में जाता है और फिर 5वें-6ठे दिन पे रुक जाता है और हमारी प्रेगनेंसी रुकी जाती है, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस होता है हमारी प्रेगनेंसी होने का। तो यही जो ट्यूब के अंदर जो प्रोसेस हो रहा है हमारे फर्टिलाइजेशन का या अंडे और शुक्राणु का आपस के मिलने का, ये हम बाहर करते हैं हमारे लैब के अंदर, जिसको हम आईवीएफ बोलते हैं या इक्सी बोलते हैं। इसके 3 चरण होते हैं। एक होते हैं जहां पे महिला के अंडे बनाए जाते हैं। नॉर्मली एक ही अंडा बनता है। जब हम चाहते हैं कि मल्टीपल एग्स बने, वो हम क्यों चाहते हैं? हम इसलिए चाह रहे हैं क्योंकि हम एक ही बार में आईवीएफ में इतने सारे भ्रूण बनाने चाहते हैं कि आपको दोबारा दोबारा आईवीएफ करने की जरूरत ना पड़े। तो वो मल्टीपल एग्स ग्रो करने के लिए हमें आपको बाहर से हॉर्मोन्स देने पड़ते हैं, जिसको हम
गोनाडोट्रोपिन्स बोलते हैं या हार्मोनल स्टिमुलेशन बोलते हैं, जो इंजेक्शंस द्वारा दिए जाते हैं। ठीक है। या अब जब ये इंजेक्शंस देते हैं, हर डॉक्टर का एक डिफरेंट वे होता है प्रोटोकॉल फॉलो करने का। जो सबसे कॉमनेस्ट होता है जिसको हम शॉर्ट प्रोटोकॉल बोलते हैं, जो इंटरनेशनली भी यूज किया जाता है, जिसको हम एंटागनिस्ट प्रोटोकॉल बोलते हैं, जहाँ पे पीरियड के सेकेंड या थर्ड डे से ये इंजेक्शन स्टार्ट किए जाते हैं एग्स बनाने के लिए या फॉलिकल्स को ग्रो करने के लिए। दूसरा होता है लॉन्ग प्रोटोकॉल, जहाँ पे आपके पीरियड के पहले का जो पीरियड होता है, जहाँ पे डे 21 ऑफ योर प्रीवियस साइकिल में आपको इंजेक्शन शुरू होते हैं आपके हार्मोन्स को डाउन रेगुलेट करने के लिए, जो आजकल उतना नहीं फॉलो होता है। हम लोग आजकल सब शॉर्ट प्रोटोकॉल, क्योंकि वो पेशेंट फ्रेंडली है, पेशेंट को कम इंजेक्शन लगते हैं, और बहुत सारे जो अगर एक दो जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं आईवीएफ के, जो एक सबसे कॉमन है हाइपर स्टिमुलेशन, वो प्रिवेंट किया जा सकता है ये शॉर्ट प्रोटोकॉल के द्वारा। तो ये प्रोटोकॉल सेफ है, हमें बेटर क्वालिटी ऑफ एग्स मिलते हैं, हम हाइपर स्टिमुलेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं, स्पेशली पॉलिसिस्टिक पेशेंट्स में, जो पीसीओ के पेशेंट्स होते हैं उनके लिए। ठीक है। तो लेट्स से मैं आज बात करूंगी एंटागनिस्ट प्रोटोकॉल के लिए, जो शॉर्ट प्रोटोकॉल है। तो कोई महिला है, उन जो आईवीएफ के लिए है, तो उनका सेकेंड या थर्ड डे पे सबसे पहले सोनोग्राफी होता है टू चेक कि सारी चीजें ठीक है या नहीं है, अंडकोश नॉर्मल है या नहीं है, ऐसा कोई सिस्ट या ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, अच्छे से उनको ब्लीडिंग हुई है या नहीं हुई है, उनके सारे रिपोर्ट्स चेक किए जाते हैं, ऑल हर हार्मोन्स आर ओके, बाकी के सारे जो चीजें नीडेड होती है फॉर ए प्रेगनेंसी वो सब ठीक है या नहीं है। वंस ये सब कंफर्मेशन हो जाती है तो हम इंजेक्शन शुरू करते हैं, जो लगभग 10 दिन तक जाते हैं। ठीक है। सबकी बॉडी डिफरेंट होती है, हम ये मानते हैं, करेक्ट। या किसी को शॉर्टर इंजेक्शन लग सकते हैं, 8 या 9 दिन में रेडी हो सकते हैं, किसी को ज्यादा लग सकते हैं, 11वें 12वें दिन पे रेडी हो सकते हैं, बट ऑन एन एवरेज अगर मैं बात कर रही हूँ, वो 10 दिन के इंजेक्शन जाते हैं। उसके अंदर लगभग आपको 3 या 4 दिन सोनोग्राफीज के लिए विजिट करना पड़ता है आपके कंसल्टेंट को। एक बार सारे आपके अंडे रेडी हो जाते हैं, जो लगभग 20-21 मिलीमीटर के हो जाते हैं, फिर एक आपको इंजेक्शन जाता है जिसको हम ट्रिगर इंजेक्शन बोलते हैं, जो फाइनल एग्स के मैच्योरेशन के लिए लगता है, और उसके 35 आवर्स के बाद हम ये एग्स को बाहर निकालते हैं, जिसको एग रिट्रीवल प्रोसेस बोला जाता है। यस। ये एग रिट्रीवल के लिए आपको एक शॉर्ट एनेस्थीसिया दिया जाता है, यानी हम बोलते हैं डीप स्लीपिंग यानी डीप सिडेशन, जहाँ पे इंजेक्शन देके आपको बस सुला दिया जाता है। कोई ऐसे प्रॉपर वाला एनेस्थीसिया यानी ऐसे माउथ से हम कोई ट्यूब डाल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। इट इज जस्ट इंजेक्शन, ताकि आप कंफर्टेबल फील करो एंड वी आर ऑल्सो ओके जब हम प्रोसीजर कर रहे हो। एंड सोनोग्राफी के थ्रू ये प्रोसीजर किया जाता है, जहां से हमारी एक पतली सी नीडल आपकी ओवरीज के अंदर जाती है, और ये जो भी एग्स या फॉलिकल्स आपके बने हैं, ये सब पानी को बाहर निकाला जाता है। ये पानी को साइमल्टेनियसली लैब में एम्ब्रियोलॉजिस्ट माइक्रोस्कोप के नीचे चेक कर रहे होते हैं, और इस पानी के अंदर आपके एग्स मिलते हैं हमें। तो जैसे हम आपको बताते हैं कि एग्स एंड स्पर्म्स आर ऑलवेज माइक्रोस्कोपिक, हम हमारी आंखों से नहीं देख सकते, इट हैज टू बी चेक्ड अंडर माइक्रोस्कोप, या जिसको हम दूरबीन बोलते हैं। जैसे जैसे हमें एग्स मिलते जाते हैं, एम्ब्रियोलॉजिस्ट हमें कंफर्मेशन देते हैं कि यस फर्स्ट एग मिल गया, सेकंड मिल गया, सो वी आर श्योर कि कि हमें वो फॉलिकल में से एग मिल रहे हैं। और उसी दिन पे जो है लगभग 4 या 5 घंटे के बाद, ये एग निकालने के बाद हस्बैंड अपना सीमेन सैंपल देते हैं, उसमें से सबसे अच्छे स्पर्म सिलेक्ट किए जाते हैं, और अगर आप आईवीएफ कर रहे हैं तो वो एग के आसपास में वो सीमेन ड्रॉप को हम रख देते हैं, और उसमें से अपने आप स्पर्म को अंदर जाके उसको फर्टिलाइज करना होता है। बट अगर आप आईवीएफ नहीं कर रहे हैं, जैसे इंडिया में लगभग आई थिंक 80% ऑफ द सेंटर्स इक्सी करते हैं, बिकॉज ये फाइनेंशियली इजी हो जाता है, पेशेंट्स को बार बार आईवीएफ के लिए नहीं आना पड़ता है, तो हम ये स्पर्म को सिलेक्ट करके एग के अंदर इंजेक्ट करते हैं। फिर अगले दिन आपके चेक किए जाते हैं कि कितने भ्रूण बने हैं या फर्टिलाइजेशन हुआ है, और फिर उसको चेक किया जाता है कि कैसे ग्रो हो रहे हैं। तो जैसे कोई भी एक पौधा ग्रो होता है, या कोई भी चीज लिविंग चीज जो होती है, इट हैज टू ग्रो नीचे से ऊपर, यानी कि 0 लेवल से उसको आगे तक बढ़ना होता है। वैसे ही हमारे भ्रूण को जो है, ये 2 सेल से आगे डिवाइड होते हुए 2 सेल, 4 सेल, 6 सेल, 8 सेल करके आगे बढ़ता है। और फिर आपके डिपेंड करता है आपके सेंटर पे है, आपके डॉक्टर की क्या एक्सपीरियंस है, डे 3 या डे 5 ट्रांसफर किया जाता है। डे 3 ट्रांसफर्स आजकल कम हो गए हैं, हम प्रेफर कर रहे हैं डे 5 या ब्लास्टोसिस, वो एक एडवांस टेक्नोलॉजी में आता है आईवीएफ में, जहाँ पे हम ये ब्लास्टोसिस ट्रांसफर करते हैं, ताकि आपके अच्छे से सिलेक्शन होके एम्ब्रियोज को आपके अंदर रखा जाए। यानी ये जो भ्रूण बन गए, उसको हम वापस आपके यूट्रस के अंदर पहुंचा रहे हैं, जो नॉर्मली आपके ट्यूब पे भी 5th डे पे आके आपके यूट्रस में रुकता है, और फिर मेडिसिन से सपोर्ट दिया जाता है, और 15 डेज के बाद हम टेस्ट करते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी है या नहीं है। प्रेगनेंसी अगर पॉजिटिव है तो आफ्टर 2 वीक्स पहला सोनोग्राफी किया जाता है कंफर्मेशन के लिए, सिंगल बेबी है या ट्विंस है, डिपेंडिंग कितने नंबर ऑफ एम्ब्रियोज ट्रांसफर किए हैं।
हम प्रेफर नहीं करते हैं 2 से ज्यादा ट्रांसफर करना, बिकॉज ट्रिपलेट्स क्वाड्रुप्लेट्स अ वेरी डिफिकल्ट प्रेगनेंसी मैनेज करना और फिर रिडक्शन वगैरह करना पड़ता है। तो वी प्रेफर ट्रांसफरिंग ओनली सिंगल और डबल एम्ब्रियो ट्रांसफर, जिससे आपकी एक हेल्दी प्रेगनेंसी हो पाए और बेबीज को भी प्रॉब्लम नहीं आए करके आगे चल के। सो बेसिकली बिल्कुल। ये होता है पूरा आपका आईवीएफ का चरण। पहला, या इंजेक्शन देके फॉलिकल्स बनाओ। सेकेंड, एग रिट्रीवल या इक्सी प्रोसेस। और थर्ड जो होता है वो आपका एम्ब्रियो ट्रांसफर होता है। करेक्ट। तो ये आपका पूरा आईवीएफ का प्रोसेस रहता है। अब इसी में वेरिएशंस हो सकते हैं जी डिपेंडिंग, अगर आपकी एज बहुत ज्यादा है, आपके पहले आईवीएफ फेलियर हुआ है, या आपके पास एग्स बहुत कम है, तो आप एग डोनेशन से एग्स लेते हैं, यानी डोनर्स होते हैं जिनके हम एग्स रिट्रीव करते हैं हस्बैंड के स्पर्म के साथ मिला के, फिर जो बिल्कुल। भ्रूण मिलते हैं वो आप में रखते हैं। स्पर्म्स तो में ये अगर कोई प्रॉब्लम है तो अपन बिल्कुल, डोनर स्पर्म लेते हैं, वैसा। तो आपने ये जो प्रोसीजर बताया, और आईवीएफ की जब बात आती है तो उसमें सबसे पहला सवाल ये भी रहता है कि इसका जो सक्सेस रेट है वो कितना है। करेक्ट। सो जैसे बिकॉज अब जो है विज्ञान काफी आगे बढ़ चुका है और अब हमारे पास बहुत सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज आ गई है, जिसकी वजह से सक्सेस रेट जो पहले आईवीएफ में 30-35% गिना जा रहा था, अब वो इंक्रीज होके एटलीस्ट 50 से 60% तक पहुंच गया है। सो सबसे पहले हमें ये भी समझना जरूरी है कि सक्सेस हर पेशेंट के लिए डिफरेंट रहेगा। बिल्कुल। इट इज नॉट द सेम। अगर मैंने बोला कि 50-60% है, तो इट डज नॉट अप्लाई, इट्स नॉट ए ब्लैंकेट सक्सेस रेट के सबके लिए वो है ना। तो सबसे पहले तो वो डिपेंड करेगा आपकी एज कितनी है। फीमेल्स की एज के साथ भी सक्सेस रेट का बहुत फर्क पड़ जाता है। 35 की एज के बाद आपके एग्स जो है वो थोड़े से डिटोरिएट होने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका प्रेगनेंसी रेट कम हो जाता है। यही अगर आप डोनर पे ऑप्ट करते हैं तो यही जो 50-60% है और 10-15% से इंक्रीज हो जाता है। बट स्टिल ऑन एन एवरेज 50-70%, अगर मैं ओवरऑल सारे आईवीएफ टेक्नोलॉजी की बात करूं तो इट मे वैरी फ्रॉम 50-70%, डिपेंडिंग कि आप किस सिलेक्शन में आते हो और आपके क्या क्या सक्सेस फैक्टर्स है ना। तो इट इज वेरी गुड, यानी कि सक्सेस रेट अगर हम बात करें, पहले हम 30% दे पा रहे थे और अब अगर हम 50-60 पे पहुंच गए हैं, तो इट्स ए जंप, a very big jump in the IVF industry, या let's say in the IVF technology, जहाँ पे we are able to give you the success rate of, okay, या IUI सिंपल ट्रीटमेंट जहां आप करते हैं, इट इज जस्ट 5-10%, सो इट इज अ वेरी बिग लीप, यानी इट्स अ वेरी बिग प्रोसेस जहां पे आपको बहुत अच्छा सक्सेस रेट मिल रहा है। सो मुझे भी पता है आप जो बोलना चाह रहे हैं कि बहुत सारे पेशेंट उसी से डर जाते हैं कि हम इतना स्पेंड कर रहे हैं पर सक्सेस तो एग्जैक्ट सिर्फ 50% मिल रहा है। सो दैट इज समथिंग विच स्टॉप्स देम फ्रॉम अंडरगोइंग द आईवीएफ साइकिल। बट आपको ये समझना जरूरी है कि जो भी हम कमा रहे हैं, इट इज फॉर आवर बेबी ओनली। अगर आपको इस चीज की जरूरत पड़ रही है, अगर आपके डॉक्टर ने आपको बोला है, तो उसका मतलब कि आपको उस चीज की जरूरत पड़ रही है। तो अनफॉर्चुनेटली इंडिया में अभी तक इंश्योरेंस कंपनीज या गवर्नमेंट ने इसको स्पॉन्सर नहीं किया है। नहीं बट किया। आई हैव सीन फ्यू ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी, जैसे स्टार हेल्थ है और न्यू इंडिया है। आपको उनसे बात करनी पड़ेगी, देयर आर सर्टेन क्राइटेरिया विच यू नीड टू फिल, बट येस, आई हैव गॉट फ्यू पेशेंट्स जिन्होंने इंश्योरेंस क्लेम किया और उनको मिला है। एंड इवन बिग मल्टीनेशनल कंपनीज, दे डू स्पॉन्सर देयर पेशेंट, यानी देयर एम्प्लॉयज टू अंडरगो द आईवीएफ। सो डिपेंडिंग आपकी एज ग्रुप क्या है, आपका क्या इंडिकेशन है फॉर द आईवीएफ, इट विल ऑल डिपेंड ऑन सर्टेन थिंग्स फॉर योर सक्सेस। और सक्सेस रेट में आपने बताया कि एज एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। अगर एज के अलावा हम देखें तो और क्या क्या जो फैक्टर है वो कहीं ना कहीं जो आईवीएफ को फेल्ड बना देता है, उसके पीछे क्या कुछ कारण होते हैं। ओके। सो एक तो सबसे बड़ा फैक्टर हो गया हमारा एज, ठीक है। या एज एक तो ध्यान में रखना है कि इट इज नॉट नेसेसरी कि सिर्फ फीमेल की एज देखी जाए। देर आर मल्टीपल स्टडीज जो अब आ गए हैं कि इवन पुरुष या जो मेन होते हैं, उनमें भी जरूरी नहीं है कि उनकी एज अगर 60 है तो उनके स्पर्म्स बहुत अच्छे हैं। 45 की एज के बाद उनके स्पर्म्स भले हमें दिख रहे हो, उनकी भी क्वालिटी डिटोरिएट हो जाती है और उसकी वजह से कई बार जेनेटिक प्रॉब्लम्स बेबी में होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो स्पर्म्स ऑल्सो प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो इवन मेन की एज जो है इज इंपॉर्टेंट टू कंसिडर जब हम एज की बात करें। सो फीमेल्स यूजुअली 35 की एज के अबाउ जो है हमें थोड़ा केयरफुल रहना है, और मेल्स 45 की एज के ऊपर हमें केयरफुल रहना है, ठीक है। सेकेंड रहता है आपका वेट। अगर आपका वेट, अगर आप ओबेज है, ओबेसिटी की वजह से या वेट की वजह से बहुत सारे हमारे बॉडी के अंदर हार्मोन फैक्टर्स रिलीज होते हैं जो हमारी एग क्वालिटी को अफेक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली मेन में भी जितने आपका वेट ज्यादा होता है, स्पर्म क्वालिटी विच इज आपकी स्पर्म मोटिलिटी एज वेल एज स्पर्म मॉर्फोलॉजी, यानी जो बनावट होती है शुक्राणु की, इट एक्चुअली अफेक्ट्स ए लॉट।
इंक्लूडिंग द फ्रैगमेंटेशन, यानी जो हम डीएनए बोलते हैं स्पर्म्स के, ये भी अफेक्ट होते हैं, एंड दैट इज वन ऑफ द मेजर कॉज फॉर मिसकैरेजेस आफ्टर आईवीएफ ऑल्सो। ठीक है, तो वेट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। सो आपका वेट कंट्रोल में रहना, ऑफ कोर्स आई कांट से कि, यानी कि मैं ये नहीं बोलूंगी कि अगर आपका, यानी कि आप एकदम ही नॉर्मल बीएमआई में आ जाए और फिर ही आईवीएफ प्लान कीजिए, बिकॉज दैट विल टेक ए लॉन्ग टाइम। सो व्हाट हम नॉर्मली रेकमेंड करते हैं, हुएवर जिनका बीएमआई हाई है या जिनका वेट ज्यादा है, उनके हाइट के अकॉर्डिंगली जो आपका वेट है, हम बोलते हैं कि एटलीस्ट 10% अगर आप अपना वेट लॉस कर सकते हैं वो बॉडी वेट का, लेट से अगर आपका 70 kg है, अगर आप 7 kilos भी अगर लूज करते हैं या इवन हाफ ऑफ इट, इट विल रियली हेल्प फॉर बेटर क्वालिटी ऑफ द एग्स एंड बेटर क्वालिटी ऑफ द स्पर्म्स। ठीक है, थर्ड रहता है जहां पे आपकी यूट्रस होता है। यूट्रस के अंदर जहां आपका बेबी रुकने वाला है, वो आपका जो लेयर होता है एंडोमेट्रियम जो हम बोलते हैं, वो हेल्दी होना जरूरी है। अगर वो थिन है, अगर वो अच्छे से नहीं बन पा रहा है, या अगर अच्छे से ब्लड फ्लो नहीं जा रहा है, तो कई बार प्रॉब्लम्स आती है बेबी को रुकने में, या तो फिर कई बार रुकने के बाद मिसकैरेजेस हो सकते हैं। वैसे ही सेम ये एंडोमेट्रियम के साथ जो है, देयर इज समथिंग एल्स जो फाइब्रॉइड्स बोलते हैं हम, या कोई भी यूट्रस के अंदर कोई भी गठाने होती है, अगर वो आपकी कैविटी को छोटा कर रही है, यानी लेट्स से ये अगर आपका यूट्रस है, यहाँ से फाइब्रॉइड आ रहा है और वो उसको जगह को स्मॉल कर रही है, तो दैट कैन ऑल्सो बी वन ऑफ द फैक्टर्स बिहाइंड नॉट गेटिंग प्रेग्नेंट और बिहाइंड मिसकैरेजेस। फिफ्थ होती है ट्यूब्स। ट्यूब्स नॉर्मली आईवीएफ में हमें प्रॉब्लम नहीं देती है, बट अगर आपके ट्यूब्स में पानी भर गया है, इन्फेक्टेड फ्लूइड जिसको हम हाइड्रोसैल्पिंग्स बोलते हैं, ये फ्लूइड बार बार आपके यूट्रस में आ सकता है एंड इट में हैम्पर द इम्प्लांटेशन ऑफ योर बेबी। सो ये आपको समझना जरूरी है, अगर आपका हाइड्रोसैल्पिंग्स है, डिस्कस विद योर डॉक्टर कि ये कितना बड़ा हाइड्रोसैल्पिंग्स है या कितना सारा पानी भरा है, इज इट नीडेड। समटाइम्स हमें लैप्रोस्कोपी करके वो ट्यूब्स को बंद करनी पड़ती है, ताकि वो फ्लूइड कैविटी के अंदर नहीं आए और बेबी को डिस्टर्ब नहीं करे करके। ठीक है, सिक्स्थ अगर हम बात करें स्पर्म फैक्टर, स्पर्म फैक्टर के अंदर नॉर्मल दिखने वाले स्पर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट रादर देन द काउंट। काउंट तो इंपॉर्टेंट है ही, बट हमें जब स्पर्म्स को सिलेक्ट करना होता है इक्सी करने के लिए, इट हैज टू बी नॉर्मल लुकिंग मोटाइल स्पर्म विच हैज टू बी यूज्ड। अगर वो अच्छे नहीं है, वो डेड स्पर्म्स है, हम उनको नहीं यूज कर पाएंगे, हमें फर्टिलाइजेशन फेलियर का डर रहता है उसमें, और वो एक रीजन हो सकता है कि हमारे अच्छे भ्रूण नहीं बन पाए करके। सो इन सर्टेन केसेस जब ऐसा होता है, समटाइम्स वी प्रेफर टेकिंग द टेस्टिस से डायरेक्ट स्पर्म्स, जिसको हम टेस्टिकुलर एस्पिरेशन बोलते हैं, और फिर वो स्पर्म्स को हम यूज करते हैं फॉर डूइंग द इक्सी। सो लगभग अगर देखा जाए तो यूजुअली ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं जिसपे आपके सक्सेस रेट डिपेंड करता है ना। सो वॉट एवर द रीजन, डॉक्टर्स आपसे डिस्कस करेंगे। पॉलीसिस्टिक में क्या होता है, जब आपके पास बहुत सारे एग्स होते हैं, देयर इज लॉट ऑफ हार्मोनल डिस्टर्बेंस, जहाँ पे टेस्टोस्टेरोन करके जो हार्मोन होता है मेल्स का, वो अबंडेंस में रहता है, ज्यादा रहता है, जिसकी वजह से आपकी एग की क्वालिटी जो है खराब होनी स्टार्ट हो जाती है, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजन पॉलीसिस्टिक पेशेंट्स में सफर मिसकैरेजेस, because damage of the eggs happens because of lot of negative factors affecting the eggs as well as this hormone affecting the eggs. सेकेंड स्पेक्ट्रम होता है कि एग्स बहुत ही कम होते हैं, तो ऑफ कोर्स जब एग्स कम होते हैं तो कहीं ना कहीं पे हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि कहीं ना कहीं पे एग क्वालिटी भी आपकी प्रॉब्लम देने वाली है हमें। ठीक है, सो दिस आर द सर्टेन फैक्टर्स विच वी कीप इन माइंड व्हेन वी डिसाइड कि हमें आपका आईवीएफ करना है, और इस पे हम डिसाइड करते हैं कि आपका सक्सेस रेट कितना होता है। तो डॉक्टर, जिस तरह से आपने बताया क्या सॉरी, केमिकल्स हो सकते हैं, तो एक तरह से कहा जाए कि नो आईवीएफ फेलियर, नो आईवीएफ साइकिल इज नॉट लाइक अ फेलियर। उससे बहुत चीज जानने को मिलता है कि अच्छा ये कमियां रह गई थी, तो नेक्स्ट साइकिल में शायद इसे ठीक कर लिया जाए। तो ये भी एक राइट। सो जब भी, लाइक आई ऑलवेज टेल ऑल माय पेशेंट्स, आईवीएफ साइकिल आपके लिए एक ट्रीटमेंट साइकिल है, बट फॉर दी स्पेशलिस्ट या जो डॉक्टर है आपके, उनके लिए जो है इट्स अ डायग्नोस्टिक एज वेल एज अ ट्रीटमेंट साइकिल। हमें बहुत सारी चीजें समझ में आती है जब हम आपका आईवीएफ करते हैं, इंक्लूडिंग आपको कितना इंजेक्शंस लगे हैं, आपके फॉलिकल का रिस्पॉन्स कैसा है, आपके सारे एग्स एक साथ में ग्रो हो रहे हैं या नहीं हो रहे, आपका एंडोमेट्रियम कैसा बन रहा है, एग रिट्रीवल के टाइम पे हमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई है, स्पर्म्स कैसे है, एग की क्वालिटी कैसी है, जब हम स्पर्म्स इंजेक्ट कर रहे हैं तब हमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं दिख रही है, एम्ब्रियोस कैसे ग्रो हो रहे हैं, वो कहीं पे फ्रैगमेंटेशन तो नहीं हो रहे हैं, भले वो अच्छे से 5th डे तक जा रहे हैं, बट मे बी क्वालिटी वाइज दे आर नॉट गुड। So we get lots and lots of information which helps us in case अगर आपका first IVF fail होता है, तो वो हमें गाइड करता है to guide you for your second IVF. Okay? जब हम IVF failure की बात करते हैं,
देर आर टू थिंग्स व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड. वन इज कि जहाँ पे हमने एम्ब्रियोज बना के अंदर रखे हैं एंड आपका बीटा एचसीजी आपकी प्रेगनेंसी नेगेटिव आई है, ठीक है. देर इज अ सेकेंड सिनेरियो ऑल्सो जहाँ पे आपके एम्ब्रियोज बन ही नहीं पाए हैं, हम आपको एम्ब्रियो ट्रांसफर दे ही नहीं पाए हैं, ठीक है. सो दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ फेल्ड आईवीएफ, जहाँ पे वी वर नॉट एबल टू गिव यू गुड एम्ब्रियोज फॉर द ट्रांसफर, कि आपकी एक जो एक्सपेक्टेशन है या आपका एक जो चांस है प्रेग्नेंट होने का वो हम आपको दे ही नहीं पाए हैं. सो देर आर टू टाइप्स ऑफ द फेलियर. वन जहाँ पे मैंने बोला हमने ट्रांसफर किया बट प्रेगनेंसी नहीं हो. सेकंड जहाँ पे आपके एम्ब्रियोज ही नहीं बने. सो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट पार्ट जहाँ पे आपके एम्ब्रियोज ही नहीं बने, ठीक है. जब आपके एम्ब्रियोज ही नहीं बने हैं, हमारे पास कुछ नहीं था आपको ट्रांसफर देने के लिए, सो ऑफ कोर्स आपकी प्रेगनेंसी नहीं हुई, ठीक है. नाउ दैट मीन्स कि नंबर वन फैक्टर वी हैव डायग्नोज, एम्ब्रियोज में प्रॉब्लम आ रही है, आपके भ्रूण में प्रॉब्लम आ रही है. मैं अगर उसको अंदर शायद रखती भी तो प्रोबेबली आपका प्रेगनेंसी नहीं आती, ठीक है. अब जब वो ग्रो ही नहीं हो रहे हैं, इफ दे आर नॉट डिवाइडिंग, इफ दे आर नॉट लिविंग, इफ दे हैव डाइड ऑफ या वो डीजनरेट हो रहे हैं, दे आर नॉट गुड एम्ब्रियोज टू गिव यू द ट्रांसफर. इट्स अ फॉल्स होप इन यू कि हम ये ट्रांसफर करेंगे तो आपकी प्रेगनेंसी आएगी, ठीक है. सर्टन टाइम्स वी डू टेक ए कॉल. अगर बॉर्डर लाइन ग्रेड्स ऑफ एम्ब्रियोज होते हैं, हम कई बार पेशेंट से प्रॉपर काउंसलिंग और डिस्कशन के बाद कि यस हो सकता है कि आपकी प्रेगनेंसी ना हो करके, बट अगर ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है, मे बी आप ये ट्राई करके देख सकते हैं, हम अंदर एम्ब्रियोज रख रहे हैं, बिकॉज यूट्रस इज ऑलवेज अ बेटर इंक्यूबेटर देन द लैब. सो वी डू गिव देम एन अटेम्प्ट अगर एम्ब्रियो उतने अच्छे नहीं है, स्टिल आफ्टर प्रॉपर डिस्कशन कि अब बने हैं, हमने इतनी मेहनत की है, लेट्स ट्राई. एंड समटाइम्स वी डू सी, यानी नॉट वेरी ऑफन बट यस आउट ऑफ 50 पेशेंट्स में भी एक या दो में अच्छे से प्रेगनेंसी हो भी जाती है. सो इट इज ऑल, see ultimately we don't have that 100% power in ourselves, right? It's supreme power होते हैं who has to guide you. So sometimes luck factors may matter, ठीक है. ओके. नाउ अगर आपके एम्ब्रियोज बनने में प्रॉब्लम आ रही है, सो नाउ इट्स टाइम कि आपको आपके डॉक्टर के साथ बैठना है और समझना है एम्ब्रियो बनने में क्यों प्रॉब्लम आई है. इज इट द एग फैक्टर और इज इट द स्पर्म फैक्टर और इज इट सम अदर फैक्टर, ठीक है. सो वो आपको वो गाइड कर पाएंगे. अगर नॉर्मली हम कैसे डिसाइड करते हैं, अगर डे 3 तक आपका एम्ब्रियो बन रहा है तो इट इज यूजुअली दी एग्स की वजह से आपका एम्ब्रियो अच्छा बन रहा है. बट डे 3 से डे 5 अगर हम लेके जा रहे हैं तो एग एंड स्पर्म दोनों के कॉन्ट्रीब्यूशन से आपका ब्लास्टोसिस तक जाता है. सो इट हेल्प्स अस इन डिस्कसिंग और डिसाइडिंग कि कैसे है. ऑफ कोर्स आपका एम्ब्रियोलॉजिस्ट भी आपको हेल्प करेगा कि जब उसने स्पर्म सिलेक्ट किए हैं कि वो कैसा था करके, यानी कि was it a good quality, was it a borderline quality, कि क्या था. And depending on that, we decide whether it was an egg quality or the sperm quality which has affected the growth of the embryo. And of course, we can discuss with the patient कि either donor eggs ले या donor sperms ले, या फिर अगर दोनों ही affected है to go for a donor embryo. Okay. Now the second part is जहाँ पे आपके हमने embryos रख दिए हैं but वो fail हो गया है. Now अगर वो fail हो गया है तो there are different things which can happen. One is again the embryo can be responsible. Second could be जो आपका अंदर का endometrium है, it may not be so good, and sometimes there is something known as receptivity. So basically receptivity is the timing in your endometrium, that's the window of implantation. वो विंडो जब खुलता है और हम वो टाइम पे अगर बेबी रखते हैं तो प्रेगनेंसी होती है, वो विंडो नहीं खुलता है तो प्रेगनेंसी नहीं होती है. एंडोमेट्रियल रिसेप्टिविटी इज योर विंडो ऑफ इम्प्लांटेशन. अगर ये टाइमिंग सही है तो आपका बेबी रुक सकता है, अगर ये टाइमिंग नहीं सही है तो इट कैन बी वन ऑफ द फैक्टर टुवर्ड्स योर फेलियर. और इसी की वजह से सरोगेसी आया था कि जब आपके यही एम्ब्रियोज हम किसी और के यूट्रस में रख रहे थे तो आपकी प्रेगनेंसी हो जाती थी बट आपकी खुद की नहीं हो पा रही थी. सो इट्स अ स्मॉल टेक्निक जहाँ पे हम आपके एंडोमेट्रियम का बायोप्सी करके ये पता करते हैं कि आपका एग्जैक्ट टाइमिंग क्या है प्रोजेस्टेरॉन स्टार्ट करने के बाद, और वो टाइम के अकॉर्डिंगली हम एम्ब्रियोज ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है. और सेकंड होता है जहाँ पे एक बार आईवीएफ फेल भी हो जाता है और ये एंडोमेट्रियोसिस के कारण होता है, तो ये एंडोमेट्रियोसिस रिसेप्टिविटी टेस्ट इसीलिए किया जाता है इवैल्यूएशन के लिए. बट इसके लिए पेशेंट सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है. ये उन्हीं में फायदा हमें देता है जिन्होंने कभी भी कंसीव नहीं किया हो. दैट मीन्स कि प्राइमरी इनफर्टिलिटी है, यानी हमें नहीं पता है कि हो सकता है यही एक रीजन हो कि जिसकी वजह से वो नॉर्मली भी नहीं कंसीव कर पा रहे थे, ठीक है. सेकेंड होता है ऑफकोर्स दी एम्ब्रियोज अगर अच्छे क्वालिटी के बने हैं, आपकी रिसेप्टिविटी भी बराबर है, स्टिल आपकी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो कई बार एम्ब्रियोज जेनेटिकली एबनॉर्मल हो सकते हैं, जिसके एम्ब्रियो बायोप्सी यानी कि एम्ब्रियो का छोटा सा टुकड़ा लिया जाता है विच इज लाइक अराउंड 5 to 6 cells,
एंड वी चेक इट वेदर इट्स अ जेनेटिकली नॉर्मल बेबी और नॉट, और फिर ये नॉर्मल बेबी को आपके अंदर ट्रांसफर किया जाता है। ये टेक्निक की वजह से वी आर ऑल्सो एबल टू डू सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफर्स, जिससे आपके प्रेगनेंसी रेट इक्विवेलेंट होते हैं जब हम 2 या 3 एम्ब्रियोस रखते हैं, बिकॉज हमने चेक कर लिया है कि ये एम्ब्रियो आपका नॉर्मल है करके। ठीक है, ये करने के बाद देर आर सर्टेन मेडिकेशंस विच वी कैन एड अप। देर आर समटाइम्स ब्लड फ्लो नहीं जा पाता है एम्ब्रियोस के पास अच्छे से, सो देन वी कैन पुट यू ऑन हेपारिन इंजेक्शंस ब्लड फ्लो बढ़ाने के लिए। समटाइम्स अगर यूट्रस के अंदर कोई प्रॉब्लम होती है तो हम हिस्ट्रोस्कोपी करके देखते हैं कि यूट्रस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो इम्यूनिटी की वजह से भी ये आईवीएफ फेल होने की समस्या हो सकती यस, है। इम्यूनिटी यानी जब हमें कोई रीजन नहीं पता चलता है कि व्हाट इज द एग्जैक्ट रीजन बिहाइंड योर फेलियर, तो हम बोलते हैं कि समटाइम इम्यूनोलॉजिकल इज द कॉज। इम्यूनोलॉजिकल कॉज मतलब कि आपका जो एम्ब्रियो बना है उसमें आधा पार्ट आपके हस्बैंड का होता है, सो आपकी बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है एंड इट इज ट्राइंग टू रिजेक्ट इट। तो समटाइम्स देयर आर सर्टेन फैक्टर्स लाइक नेचुरल किलर सेल्स होते हैं जो उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं, एंटीबॉडीज बना के उसको रिजेक्ट करते हैं। नाउ देयर आर नो सर्टेन टेस्ट अभी तक अवेलेबल जो हम कर सकते हैं टू अंडरस्टैंड कि कि कुछ इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स है या नहीं है, बट देयर आर सर्टेन मेडिकेशंस जो हम दे सकते हैं, लाइक स्टेरॉइड हो गए, इंट्रालिपिड्स हो गए, आईवी इम्यूनोग्लोबुलिन्स हो गए, और आजकल कई बार हम एचएलए ट्रांसफ्यूजन्स भी करते हैं जो इम्यूनोलॉजिकल सेंटर्स पे होते हैं। वो हम ओके। करके देख सकते हैं वेदर इट इज हेल्पिंग यू और नॉट। बट सब करने के बाद अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो इन दैट केस फिर हम बोलते हैं कि इट्स टाइम कि आप अपने गैमेट्स चेंज करके देखिए, यानी उसका मतलब कि आपके हस्बैंड और आपके एग्स जो है वो जो एम्ब्रियोज बना रहे हैं प्रॉबेबली आपकी बॉडी नहीं एक्सेप्ट कर रही है, देन यू शुड बी ट्राइंग टू चेंज द एग्स और द स्पर्म एंड सी वेदर आपको प्रेगनेंसी हो पा रही है या नहीं। सो ओके। नॉर्मली थियोरेटिकली अगर हम टेक्स्ट बुक वाइज बात करें तो हम बोलते हैं कि 3 आईवीएफ साइकिल अपने खुद के एग्स एंड स्पर्म्स के साथ ट्राई करना चाहिए। नहीं पॉसिबल हो पाता है, या अगर आपके डॉक्टर्स बोलते हैं कि नहीं इट्स नॉट वर्थ ट्राइंग वन मोर साइकिल विथ योर एग्स और स्पर्म, तो फिर हम बोलते हैं कि आप डोनर पे जाइए करके। ओके। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में क्योंकि सब कुछ हमारे पॉकेट से जाता है, सो नो वन इज विलिंग टू स्पेंड फॉर 3 आईवीएफ साइकिल। आफ्टर फर्स्ट आईवीएफ साइकिल सबको चाहिए कि हमारा सक्सेस हो करके। सो दैट इज द रीजन कि समटाइम्स बाय द टाइम वी कम टू द सेकंड और द थर्ड साइकिल हम फिर एडवाइस करते हैं कि यू शुड गो फॉर डोनर एग्स और डोनर स्पर्म्स। बट नॉर्मली यस, अगर आपके डॉक्टर के साथ अगर आप बैठेंगे और अगर आप समझेंगे कि व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉज बिहाइंड, जैसे बहुत सारे कपल्स हमारे पास भी आते हैं जब हम उनसे पूछते हैं कि क्या बताया था, फर्स्ट ऑफ ऑल द प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि नो वन गिव्स द रिपोर्ट क्लियरली। हमें पता ही नहीं होता है कि उनके आईवीएफ में हुआ क्या था, क्या इंजेक्शंस गए थे, क्या रिस्पॉन्स था, कितने एग्स मिले, कितने एम्ब्रियोस बने, कितने ट्रांसफर किए, किस स्टेज पे ट्रांसफर किए। So it's only usually with very good IVF centers who provide you with all the reports, and बिल्कुल। और sometimes मेरा they're also सवाल भी यही था कि आईवीएफ का जो सक्सेस रेट है वो भी कहीं ना कहीं एक क्लिनिक पर भी डिपेंड करता है। very much it is actually dependent on the clinic, because आपका लैब कितना अच्छा है, आपके लैब की क्वालिटी कितनी अच्छी है, that is the top most thing which will decide on your success। अगर या वो लैब अच्छा नहीं है, अगर वो अच्छे से वो साइकिल्स नहीं कर पा रहे हैं, अगर डॉक्टर का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, इफ दे डू नॉट हैव द गुड टेक्नोलॉजीज, इफ दे डू नॉट यूज द गुड कल्चर मीडिया, आपका एम्ब्रियोस अच्छे नहीं बन पाएंगे एंड समटाइम्स इट मे नॉट रिजल्ट इन ए गुड। कई बार हम बोलते हैं, सो दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक, हाउ डू यू सिलेक्ट योर आईवीएफ सेंटर। तो कई बार लोग कैसे सिलेक्ट करते हैं कि जो मेरे घर के पास में हो, या है ना, या फिर जो सस्ते में कर रहा हो, या फिर जहाँ पे मुझे बहुत ज्यादा वेट नहीं करना पड़े, या ये मेरा रिलेटिव करके आया है करके उसको सक्सेस हो गया तो आई शुड गो देयर। सो दिस आर नॉट द फैक्टर्स टू डिसाइड ऑन द आईवीएफ सेंटर। द फैक्टर्स टू डिसाइड इज कि वो आईवीएफ सेंटर के पास क्या क्या है, द एक्सपीरियंस ऑफ योर डॉक्टर, वो कैन दे हैंडल डिफिकल्ट केसेस, क्या उनके पास सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज है, इक्सी हो गया, ब्लास्टोसिस हो गया, पीजीएस हो गया, एरा हो गया, क्या वो सेंटर फेल्ड साइकिल्स को एक्सेप्ट कर रहा है, वो सेंटर का सक्सेस रेट कितना है विद देयर सेल्फ एक्स के साथ और डोनर एक्स के साथ में। ये सारे क्वेश्चंस रहेंगे व्हेन यू गो टू द सेंटर, यू आर सपोज टू आस्क ऑल दिस क्वेश्चंस, है ना, तभी आपको पता चलेगा हाउ गुड दैट सेंटर इज एंड व्हाट यू आर गोइंग टू एक्सपेक्ट। आप जब मिलेंगे आप खुद को ही पता चल जाएगा whether if या that center is good or not। Sometimes even having a counselor is very important. Counselors are the people who sits across with the couple, discusses their private life, they pick up a lot of stress factors patients ke andar, which is also responsible for coming back negative। So या counselors are also important person
जो इनको काउंसल करते हैं हाउ टू मेडिटेट, हाउ टू रिलैक्स, हाउ टू प्रिपेयर देमसेल्फ फॉर आईवीएफ, हाउ टू प्रिपेयर देमसेल्फ फॉर एग रिट्रीवल, हाउ टू प्रिपेयर देमसेल्फ फॉर द एम्ब्रियो ट्रांसफर, बिकॉज कई बार आपके डॉक्टर आपके साथ उतना टाइम नहीं स्पेंड कर सकते हैं. सो हैविंग अ गुड टीम इज द कोर इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एन आईवीएफ सेंटर, जहाँ पे आपका सक्सेसफुल डिपेंड करेगा. इवन आई फील अ सेंटर इज गुड जब इवन अगर आपके पेशेंट का नेगेटिव आता है, दे विल स्टिल कम बैक टू यू एंड दे विल से कि यस डॉक्टर, आपने अपना बेस्ट किया करके स्टिल it did not work, let's do what else can we do. That's a good IVF center where your patient is satisfied emotionally and every way. Then only you can say, you know, कि that's a good center जहाँ पे आपको ethically transparency से सारी चीजें बताई गई है, without any manipulation or without any you know, giving you the false hopes. और अगर एक आईवीएफ साइकिल फेल हो जाता है तो दूसरे आईवीएफ साइकिल की ओर प्रोसीड करने के पहले कितना गैप होना चाहिए? आइडियली स्पीकिंग नहीं भी हो गैप, दैट इज ओके, बट यस डूइंग ए सोनोग्राफी इज इंपॉर्टेंट बिकॉज आपके ओवरीज बैक टू नॉर्मल होने जरूरी है. सो नॉर्मली जो भी हमने आपको इंजेक्शन दिए हैं वो वही साइकिल में फिनिश हो जाते हैं. तो वंस यू गेट योर पीरियड, आपके लास्ट मंथ के जो भी हॉर्मोन्स है ये सब फ्लश आउट हो जाते हैं. अगर आप इमीडिएटली भी स्टार्ट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, बट इफ यू वांट टू टेक ए स्पेस के नहीं, माय बॉडी हैज गॉन थ्रू अ लॉट, आई वांट टू टेक अ गैप, यू कैन ऑलवेज टेक ए गैप. और कहते हैं कि चलो एक आईवीएफ साइकिल फेल हो गया तो दूसरी बार अटेम्प्ट किया जाए, अगर दूसरी बार भी फेल होता है तो थर्ड टाइम, तो कितनी बार अटेम्प्ट करना जरूरी होता जैसे है? मैंने आपको बोला, सो नॉर्मली व्हाट वी से, जब आपके खुद के एग्स और खुद के स्पर्म्स हम यूज कर रहे हैं, वी से आइडियली ट्राई फॉर 3 अटेम्प्ट्स. 3 अटेम्प्ट्स में नहीं हो रहा है, देन इट इज टाइम टू डिसाइड वेदर यू नो यू वांट टू गो अहेड एंड टेक द डोनर और नॉट. बट यस, 3 अटेम्प्ट्स आर गुड इनफ फॉर यू टू हैव दैट सक्सेस. और क्या ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट साइकिल अगर फेल भी हो जाता है तो उसके बाद नेचुरल तरीके से भी एक महिला प्रेग्नेंट हो सकती है? क्या Of ऐसी course, पॉसिबिलिटी होती है? unexplained infertility is it या is a terminology, it's a subject which is very open, जहाँ पे इट्स अनएक्सप्लेन्ड, हमें नहीं पता है आपकी प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो रही है, एंड वी हैव ट्राइड एवरीथिंग. हमने आपको नेचुरली ट्राई करवाया है, हमने आपको आईयूआई करवाया है, स्टिल यू आर नॉट गेटिंग प्रेग्नेंट. सो हम बोलते हैं कि कहीं ना कहीं पे बेबी बनने में प्रॉब्लम आ रही है, तो लेट्स डू एन आईवीएफ. अब हमने आईवीएफ किया, स्टिल यू आर नॉट प्रेग्नेंट, है ना, बट आपकी ट्यूब्स ओपन है, आपके एग्स अच्छे हैं, आपके स्पर्म्स अच्छे हैं, सो समटाइम्स यू मे कंसीव नेचुरली ऑल्सो. सो वो कैसे होता है कि आप नेचुरली कंसीव कर लेते हो, बिकॉज यू ऑलरेडी ट्राइड आईवीएफ, सो यू नो कि यू नो ये मेरा फेल हो गया है करके, प्रोबेबली 3 मंथ्स के बाद आई ट्राई वन मोर टाइम. सो व्हेन यू आर रिलैक्स, समटाइम्स वी सी के पेशेंट कंसीव कर जाते हैं. स्पेशली द गुड एग्जांपल वाज दिस कोविड टाइम. कितने सारे पेशेंट्स थे जिनको आईवीएफ की एक्चुअली जरूरत थी, बिकॉज ऑफ यू नो इतना स्ट्रेसफुल लाइफ थे, हस्बैंड वाइफ साथ में नहीं रह पा रहे थे, हस्बैंड यूज्ड टू ट्रैवल और वाइफ यूज्ड टू ट्रैवल, एंड वी हैव सीन सो मेनी नेचुरल प्रेगनेंसीज हैपनिंग इन दिस कोविड टाइम, जस्ट बिकॉज आप रिलैक्स थे, आप घर पे थे, आपको स्ट्रेस नहीं था. एंड दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जब हम आईवीएफ भी करते हैं. दैट्स व्हाई हैविंग a good attitude, having a positive mindset is very important when you start your IVF, and that's why we see कि जब IVF fail भी हो जाता है, कई बार आप naturally conceive कर या जाते हैं. और जैसा कि आपने स्ट्रेस कहा, तो इसमें क्या लाइफस्टाइल भी एक बड़ा मेजर रोल प्ले कर सकता है? Yes, so जिसको हम बोलते हैं lifestyle modification. So having adequate amount of sleep, at least you know 7 to 8 hours, having good food, quitting your smoking, not having drinks, शीशा नहीं करना है, exercising on time, taking your tablets on time, you know, having good healthy relations, बहुत ज्यादा disputes नहीं. These are all the factors which will help you in contributing good quality of eggs and good quality of sperms, losing on your weight. These are all the things जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा for a healthy lifestyle, which helps you to have a better success during your IVF. और क्या आईवीएफ साइकिल कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद डॉक्टर्स की ओर से किस तरह की प्रिकॉशनरी मेजर्स करने को पेशेंट को बोले Okay. जाते हैं? Right. So this is a very good question that you asked. So first of all, understand, अगर आपकी pregnancy IVF से हो रही है तो ऐसा नहीं है कि you know it's a very different pregnancy than a natural pregnancy. Pregnancy होती है. एग्जैक्टली, The या only difference is IVF में आपने बहुत मेहनत की है, so it's a very precious baby for you, which I'm sure अगर आप naturally भी conceive करते हैं, it's a precious baby for you. So जो भी precautions आप अपने natural cycle में ले रहे हैं, वही same precautions आपको IVF में लेना है. देर इज नथिंग स्पेसिफिक और एक्स्ट्रा जो हम बोलते हैं कि यू नो नहीं आपकी आईवीएफ प्रेगनेंसी आपको कंप्लीट बेड रेस्ट करना है. देर इज नथिंग लाइक दिस, देर इज नो लॉजिक बिहाइंड इट. ओके,
सो ऑल दैट यू नीड टू डू इज टेक केयर कि हमने एम्ब्रियो अंदर रखा है करके, सो यू नो कि दिस मंथ यू हैव ट्राइड फॉर योर प्रेगनेंसी। सो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि कुछ भी आपको हैवी चीजें नहीं उठानी है, या आपका एब्डोमेन प्रेशर नहीं बढ़ना चाहिए विच में डिस्टर्ब योर यूट्राइन कैविटी। ठीक है, सो लाइक लिफ्टिंग हैवी वेट्स, या फिर लेट्स से कि बहुत बार नीचे बैठ के ऊपर उठ रहे हैं या वैसी कोई चीज है, आप अपना सारा रूटीन काम कर सकते हैं। इफ यू आर हाउस वाइफ यू कैन कंटिन्यू कुकिंग, आप अपने कपड़े सुखाना चाह रहे हैं कर सकते हैं, आपको झाड़ू पोछा मारना है दैट इज ऑल्सो अलाउड, बट स्टैंडिंग, take a swipe and sweep it. So you need to listen to your body. The moment your body says कि मैं थक गई हूँ, you need to rest. Yeah. कंप्लीट बेड रेस्ट अब हम नहीं बोलते हैं, बिकॉज कंप्लीट बेड रेस्ट में आप इनफैक्ट और ज्यादा सोचते हैं इस बारे में, एंड यू गेट इनटू मोर स्ट्रेस। कितना टीवी देखेंगे आप, है ना? सो यू बिकम मोर फ्रस्ट्रेटेड एंड यू बिकम मोर, एंड देन उसकी वजह से फिर क्या होता है कि जब अगर नेगेटिव आया प्रेगनेंसी, तो यू फील कि अरे मैंने सब कुछ तो अच्छा किया करके फिर भी क्यों नेगेटिव आया करके। बट अंडरस्टैंड, वर्किंग से आपका नेगेटिव आना का कोई रिलेशन नहीं है। अगर काम करने से प्रेगनेंसी नहीं होती तो जितने सारे जो हम रोड पे वर्कर्स देखते हैं हु लिफ्ट सो हैवी वेट्स एंड एवरीथिंग, वो कभी प्रेग्नेंट ही नहीं होंगे। करेक्ट? सो रेस्ट हम कब बोलते हैं? जब आपकी प्रेगनेंसी हो जाती है, एंड इफ वी फाइंड कि सोनोग्राफी पे इफ देयर आर सम कॉम्प्लिकेशंस, जैसे कि कोई ब्लड क्लॉट बन गया है, या फिर लेट्स से कि बच्चेदानी की मुंह छोटा हो गया है, या आपको ब्लीडिंग हो रही है, दोज आर द टाइम वेयर वी विल आस्क यू टू टेक High कंप्लीट बेड risk रेस्ट। pregnancy. Yes, which can happen in a natural pregnancy also. Exactly. So Yeah. those are the time when we'll ask you to take bed rest. Otherwise, I don't think so bed rest is needed. अगर आप यूएस में या यूके में देखेंगे, they come, they finish the egg retrieval, they are back to their office. They embryo transfer लेते, they are back to their office. And वहाँ पे तो pens, यानी we also have it available in India, but people don't know so much to use it. Otherwise, there are pens which are available for the hormonal injection. खुद ही सीखना होता है कि कैसे लगाना है करके, and you can just take control of your entire IVF cycle. You are not even dependent upon the nurses to give you the injection. So ये इतना easy और इतना refined process हो चुका है, इतना डेलिकेट और इतना अच्छा प्रोसेस है ये, वेर यू कैन अचीव एवरीथिंग विदाउट डिस्टर्बिंग योर लाइफ। ओके। और एक सेट ऑफ माइंड भी पॉजिटिव होना बहुत ज्यादा मायने रखता है इसमें। देखिए, कोई भी चीज आपको स्टार्ट करनी है, आज अगर मैं कोई रूटीन अपेंडिक्स ऑपरेशन के लिए भी जाऊंगी, मैं अगर स्ट्रेस लेती रहूंगी, मैं रोती रहूंगी या मैं करूंगी, तो कहीं ना कहीं पे वो तो कॉम्प्लिकेशन वो होनी है। सो आई थिंक एनी टाइप ऑफ थिंग, वॉट एवर वी स्टार्ट, वॉट एवर इट इज, इट्स IVF और इट्स IUI और इट्स एनीथिंग, हम कुछ नया काम भी स्टार्ट करने चाहते हैं तो हम वही बोलते हैं कि स्टार्ट विद अ गुड माइंड सेट। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मुझे लगता है हमने तमाम जो सवाल थे मेरे ओर से उनके जवाब आपने दे दिए। लास्ट में आप क्या कहना चाहेंगी जिनकी साइकिल फेल हो जा रहे हैं, उन्हें आप किस तरह से मोटिवेट करना चाहेंगी, क्या कुछ उन्हें कहना चाहेंगी? देखिए, मेरे अकॉर्डिंगली आई एम ए ट्रू बिलीवर ऑफ साइंस। विदाउट रीजन कोई चीज नहीं हो सकती है। सो आई थिंक ऑल यू नीड टू डू इज अंडरस्टैंड द रीजन बिहाइंड योर फेलियर। हर चीज का सोल्यूशन होता है। लाइक आई सेड कि सरोगेसी पहले होती थी, अब सरोगेसी का भी हमारे पास ऑल्टरनेटिव आ गया है कि हम रिसेप्टिविटी कर रहे हैं। अगर हमारे एम्ब्रियोज अच्छे नहीं है, वी हैव द ऑप्शन ऑफ डोनर। अल्टीमेटली यू नीड टू एक्सेप्ट के व्हाट द रीजन बिहाइंड द फेलियर इज, उसको एक्सेप्ट कीजिए और आगे बढ़िए। इवन इफ यू हैव टू गो फॉर डोनर, प्रेगनेंसी आप ही की हो रही है, सो इट डजंट डिपेंड ऑन कि आपने कहाँ से, यानी कि डोनर कहाँ से आया है, क्या है। इट विल ऑल डिपेंड अपॉन हाउ यू आर ब्रिंगिंग अप योर चाइल्ड। एडॉप्शन इज समथिंग जो हम पहले बोलते थे सारे पेशेंट्स को, तो तब हम विलिंगली अडॉप्ट करते ही थे, बिकॉज इट इट इज अप टू यू हाउ यू आर गोइंग टू ब्रिंग योर चाइल्ड। सो इनफैक्ट ये एक बेटर वर्जन है जहाँ पे आप अपनी प्रेगनेंसी कैरी कर रहे हैं 9 months के लिए, सो आपका एक जो बॉन्डिंग बेबी के साथ होना है वो जरूर होगा। So don't give up. There is a solution to everything. I think science, there are a lot of breakthroughs which are happening every day. So there are solutions to everything. Even जिनके पास यूट्रस नहीं है, now we have got uterus transplant which is coming up. So अगर वो transplant हम कर सकते हैं, तो just imagine we have so much of technologies which is there. I think it is just the right guidance where you are going. Just understand आपको which is a good place to visit and who can guide you in a proper way कि आपके लिए the best solution क्या है करके। So don't give up. We have seen so many patients happening. अगर मैं बोल रही हूँ कि 70% success rate है, 30% are still negative. That is 30 patients are still negative.
वो 30 पेशेंट्स में से 15 या 20% पेशेंट सेकेंड साइकिल में कंसीव कर लेंगे. इट्स ओनली अ वेरी स्मॉल नंबर, 5 to 7%, which may not conceive even after the second cycle, but normally by the third cycle they do conceive. Thank you so much, doctor, for this interactive session, and session was quite informative also. Thank you so much. Yeah, I know. Thank you so much for having me. और भी आगे futures में I think we can ask Exactly, the sure. audience also what topics they want, and we can keep on coming, and Yeah, it's a very good platform to interact with all of you. yeah, exactly. Thank you so much, doctor. Yeah. Thank you for having me. Thank you so Thank much. you. Bye. Stay safe. Bye. Bye. तो आपने देखा कि डॉक्टर कल्याणी ने क्या कुछ बताया है, किन कारणों को उन्होंने उजागर किया है जो आईवीएफ की फेलियर के कारण बनते हैं. हालांकि उन्होंने ये भी बात बताई है कि अगर एक आईवीएफ साइकिल फेल हो जाता है तो हमें होप खोना नहीं चाहिए, होप बनाए रखना चाहिए, पॉजिटिविटी बनाए रखनी चाहिए और एक सही क्लिनिक का भी चयन करना चाहिए, क्योंकि उससे भी आईवीएफ का जो सक्सेस रेट है वो रिलेटेड होता है. तो इसी के साथ आज के हमारे इस लाइव सेशन में फिलहाल इतना ही. फिर होगी आपसे मुलाकात एक अगले और नए विषय के साथ. तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड ऑलवेज स्टे विद सेल्दी. थैंक यू सो मच.